अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि दशहरे के बाद बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्लान भी तैयार किया गया है। इसके तहत यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रैलियां करेंगे। खबर है कि यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी की 30 से ज्यादा रैलियां होंगी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। बताया गया कि अमित शाह और जेपी नड्डा की यूपी में 4 दर्जन से ज्यादा रैलियां और सभाएं होंगी। इसके साथ ही बीजेपी अयोध्या में 18 सितंबर को ओबीसी मोर्चे की एक बैठक करेगी, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बताया गया कि बैठक में यूपी के सभी ओबीसी सांसद और विधायक शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने पेट्रोल के पैसे मांग लिए। वहां 3 लोगों ने मिलकर एक शख्स पर जमकर थप्पड़ बरसाए और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें दिखा कि मोटरसाइकिल सवार दबंग पेट्रोल भरवाने के बाद पंप कर्मी से बदतमीजी करने लगे। इसके बाद उनमें एक शख्स ने अपने कंधे से बैग उतारा और उसे धमकाने लगा। उस लड़के ने जैसे ही दबंग का हाथ हटाया, वो गुस्से में आ गया। इसके बाद उसके साथी ने पंप कर्मी को पीछे से तमाचा जड़ दिया और फिर दोनों मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। उन लोगों ने लड़के को पूरे पेट्रोल पंप में दौड़ा कर पीटा। बताया गया कि आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव बजरंग दल से जुड़ा है और उसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अपने रसूख की वजह से वो हर बार बच गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीजेपी के एक नेता के जन्मदिन के मौके पर खुलेआम फायरिंग की गई। बताया गया कि जिनका जन्मदिन था वो इलाके के विधायक के रिश्तेदार भी हैं। अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर ही अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। 4 दिन पहले हुई इस घटना के समय एक आदमी ने वहां अपनी पिस्तौल से फायरिंग भी की, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अपने समर्थकों के साथ जोश में दिख रहे बीजेपी नेता राजेंद्र साध ने तलवार से केक काटकर इसे और यादगार बनाने की कोशिश की। वहाँ एक नहीं बल्कि 6 केक दिखाई दिए। उन लोगों ने काफी देर तक बीच सड़क पर ही जश्न मनाया। बाद में इस जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जो भी इसमें कार्रवाई होगी, जिन धाराओं में, उनमें कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। इस जश्न में शामिल लोगों ने कोरोना के खतरे का भी ख्याल नहीं रखा। कोई भी वहाँ मास्क पहने नजर नहीं आया। असम के जोरहाट में हुए नाव हादसे में पूरी रात चले बचाव अभियान के बाद 87 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक की मौत हो गई। वहां कल शाम ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नावों की टक्कर के बाद एक नाव डूब गई थी, जिसके बाद से ही वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान नदी में पलटी पड़ी नाव को काटते दिखाई दिए। इन जवानों ने नाव में छेद किया और फिर उसके अंदर घुसकर लापता लोगों की तलाश शुरू की। वहां पूरी रात ये अभियान चलता रहा। हालांकि नाव के अंदर उन्हें कोई भी यात्री नहीं मिला। कोई डेड बॉडी या किसी तरह का विक्टिम हमें नहीं मिला। इसी तरह नाव के आसपास पानी में भी लोगों की तलाश की गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वहां पहुंचे और बचाव अभियान का जायजा लिया। 90 लोग था, उसमें 87 लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो गया है। वो लोग अच्छा है। खबर है कि डूबने वाली नाव में 90 लोग सवार थे, जिनमें कई तो टक्कर मारने वाली दूसरी नाव पर चढ़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जबकि कई लोग पानी में ही कूद गए थे। भवानीपुर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी आज नामांकन भरेंगी। भवानीपुर से ममता बनर्जी 30 सितंबर को उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। 2011 और 2016 में ममता भवानीपुर से जीत चुकी हैं। यही वजह है कि उन्होंने भवानीपुर को फिर चुनाव के लिए चुना है। यहीं कालीघाट भी आता है, जहां उनका घर है। ममता ने उपचुनाव के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया है। इस बार टीएमसी की कोशिश सीएम ममता बनर्जी को लाख वोटों के मार्जिन से जिताने की है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 13 सितंबर है और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। ममता सीएम रहेंगी या नहीं, भवानीपुर से तय होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हारी थी। इसलिए 6 महीने में उन्हें विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर सीएम का पद छोड़ना होगा। कांग्रेस भवानीपुर में ममता के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। एलएसी पर चीन एक बार फिर कुछ गहरी साजिश रच रहा है। एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछाने में लगे चीन की इस बार हवाई अड्डों का जाल बिछाने की खबर। बताया जा रहा है कि खासतौर पर भारत के नजदीक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना
30 एयरपोर्ट बनाने वाली है, जिनका इस्तेमाल खास तौर पर सेना ही करेगी। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिकों के आने जाने के लिए इन हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जाएगा। वेस्टर्न थिएटर कमांड ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, जो भारत के साथ विवादित बॉर्डर पर निगरानी की जिम्मेदारी संभालती है। जिन 30 जगहों पर एयरपोर्ट बनाए जाने हैं, उनमें कुछ तो बनकर तैयार भी हो चुके हैं, जबकि कुछ को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मतलब यह कि अपने सैनिकों को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी LAC पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए चीन युद्ध स्तर पर इंतजाम करने में लगा है। चीन के सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट भी उन जगहों की जानकारी दी गई है जहां एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सीमा के पास भी ताशकुरगंज नाम की एक जगह है, जहां सेना के इस्तेमाल के लिए एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। स्पेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन चुकी है। वहां जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि इस आग की वजह से 600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसे बुझाने में मलाका प्रांत के सैकड़ों दमकल कर्मी दिन रात जुटे दिखाई दिए। इस काम में कई हेलीकॉप्टर भी लगाए गए, क्योंकि जंगल के इन हिस्सों में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में कई हेलीकॉप्टर आसमान से आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। इस बीच लगातार चल रही तेज हवाओं ने हालात को और बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आग से उठ रहा धुएं का गुबार भी जंगल के आसपास के इलाकों में फैलता चला गया। यही वजह रही कि 600 से ज्यादा लोगों को अब तक वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। हरियाणा में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। हरियाणा सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को तोहफा दिया और राज्य में गन्ने का समर्थन मूल्य 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इसके बाद वहां गन्ने का दाम 362 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपए रेट था और पंजाब ने 360 रुपए कर दिया है, इलेक्शन ईयर होने की वजह से हम 362 रुपए इसको डिक्लेयर करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिनों के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंच गईं। वो अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर वहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। यूपी के जौनपुर में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। हालांकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को हिमाचल आने का न्योता दिया। राष्ट्रपति 16 सितंबर से 5 दिनों के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी 3 अक्टूबर से यूपी में चाणक्य विचार सम्मेलन करने जा रही है और इसकी शुरुआत लखनऊ से होगी। आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को मुद्दा बनाते हुए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी के राज में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है और 4 साल में यूपी में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। एक नहीं अनेक मामले आम आदमी पार्टी ने समय समय पर उठाए और ये बताने का काम किया कि कैसे ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, अत्याचार की कार्रवाई हो रही है, अन्याय की कार्रवाई हो रही है, फर्जी इनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है। हैदराबाद में ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों तक पहुंचाने का ट्रायल किया गया। मेडिसिन फ्रॉम स्काई नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बताया गया कि देश में ऐसा पहली बार होगा जब ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जिसका ड्राई रन हैदराबाद में होगा। और बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने बताया कि ड्रोन के जरिए वैक्सीन को कैसे टीकाकरण सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पहले 500 मीटर की दूरी तय की गई ताकि ड्रोन की सुरक्षित लैंडिंग पर नजर रखी जा सके। हैदराबाद के पास विकाराबाद में यह ट्रायल किया गया, जिसमें ड्रोन को उड़ाकर यह देखा गया कि उससे कितनी मदद मिल सकेगी। वीडियो में यह भी बताया गया कि ये ड्रोन अपने साथ कितना वजन लेकर उड़ सकेगा। By government limitation, I think we can only fly a drone which has a maximum weight plus payload up to 25 kg. इन ड्रोन के जरिए पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक भी वैक्सीन को पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे वहां रहने वाले लोगों को जल्द टीके लगाए जा सकेंगे। यूपी के बलिया से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तहत छात्राओं से रोटी बनवाई गई। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए।
क्योंकि स्कूल में छात्राएं पढ़ने के बजाय रोटी बनाती नजर आई। सामने आई तस्वीर में कुछ छात्राएं मिड डे मील के तहत स्कूल में रोटी बनाने के काम में मदद करती दिखाई दी। वहाँ एक महिला भी दिखी जिसे शायद इसी काम के लिए वहाँ रखा गया हो, लेकिन इसके बावजूद छात्राओं को इस काम में लगाया गया। इस वीडियो के वायरल होते ही मामला शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। इनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करूंगा, पहले अभी इसको जस्टिफाई करा लूं। हालांकि इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के समय ही छात्राएं वहां से उठकर चली गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगातार पानी बरसने की वजह से किसानों के सामने इतनी मुश्किलें खड़ी हो गईं कि उनका जीना मुहाल हो गया। वहां बारिश के बाद शिवना नदी उफान पर आ गई और पानी बढ़ते बढ़ते किसानों के खेतों तक जा पहुंचा, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ। बारिश के बाद आए सैलाब में खेत डूब गए। वहां इतना पानी भर गया कि फसलें दिखनी तक बंद हो गईं। खेत तो खेत, सड़कों का भी नामो निशान मिट गया। वहां पानी भी इतना भर गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई बार सोचना पड़े। रोड अच्छा होना चाहिए, पुल गिरने वाला है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इन हालात में लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ते दिखे, जबकि कई लोग एक छोर पर खड़े रहकर पानी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ तो बर्बादी के इस मंजर को देखते ही रह गए। उनके पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि RN रवि को नागालैंड की जगह तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये पद बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जूझ रहे इलाकों में फंसे लोगों के सामने रहने और खाने का संकट गहरा गया। हालांकि अब राप्ती और आमी नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ से परेशान इन लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी कम नहीं हुआ। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपने मकानों की छत पर शरण लिए नजर आए, तो कुछ ने बचने के लिए सड़क किनारे ही परिवार के साथ डेरा जमा लिया। वहां कई ऐसे परिवार दिखे जिन्होंने सिर ढकने के लिए जुगाड़ की चीजों से अपना आशियाना तैयार किया। साथ ही अपनी गाय भैंसों को भी उन्होंने वहीं बांध लिया। इन परिवारों ने बताया कि जो खाने पीने का सामान वो अपने साथ लाए थे वो अब खत्म होने लगा है। बाढ़ आ गया है, 20 दिन से ऊपर हो गया है। हमारे जानवर का रहने के लिए जगह ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया था और बाढ़ प्रभावितों की मदद के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। कोई ठेकान नहीं, कोई पुछत्तर नहीं है। यहाँ बनने पे आके गोरू बछरू लेके अपन कमाने खाने के कोई पूछ नहीं रहा। इन इलाकों में बाढ़ का पानी कम नहीं होने की वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा इन्होंने आपसी मदद से कुछ नावों का इंतजाम किया, जिनके जरिए ही ये लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए आते जाते दिखाई दिए। गुजरात में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद राज्य के कई डैम पूरी तरह भर गए हैं। भावनगर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां शेत्रुंजी बांध में इतना पानी जमा हो गया कि डैम के 59 गेट खोलने पड़ गए। गेट खुलते ही पानी तेज रफ्तार से निकलता दिखा, मानो वहां कई झरने फूट पड़े हों। एक साथ इतना पानी बहने से वहां कुछ देर के लिए धुआं भी जमा हो गया। 59 गेट खोले जाने से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके बाद आसपास के 19 गांवों को अलर्ट जारी करना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई और वहां ASI के सर्वे पर रोक लगा दी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट ने वाराणसी की सिविल अदालत का ऑर्डर पलट दिया और अगले आदेश तक ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को रोकने का फैसला सुनाया। इसी साल 8 अप्रैल को सिविल अदालत ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए ASI का सर्वे करने का आदेश दिया था, लेकिन फैसले के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। असल में यह लड़ाई ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक़ी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जिस जगह पर बनी है वहां सदियों पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी, जो ज्ञानवापी के नाम से जानी जाती है। मस्जिद वाली जमीन पर असल में था क्या, यही जानने के लिए सिविल अदालत ने ASI के सर्वे का आदेश दिया था, मगर मस्जिद की तरफ से 1991 के पूजा स्थल कानून का हवाला देकर उस आदेश को चुनौती दे दी गई। पूजा स्थल कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी देश के आज़ाद होने से पहले जो भी धर्मस्थल बन चुके हैं उन्हें किसी दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकता। ये मामला पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सामने है और उसने इस पर फैसला सुरक्षित भी रखा हुआ। अब वो फैसला आने तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे नहीं हो पाएगा।
महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक लकड़बग्घे ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। बताया गया कि जिस वक्त उस लकड़बग्घे ने उन लोगों को अपने निशाने पर लिया, वो खुद जख्मी था और झाड़ियों के बीच छिपा बैठा था। इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक बुजुर्ग अपने कुत्ते के साथ रास्ते से गुजरते दिखे, तभी झाड़ियों के बीच से निकलकर वो लकड़बग्घा उन पर झपट पड़ा। उसने बुजुर्ग के पास से गुजर रहे एक दूसरे शख्स पर हमला बोला, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और एक डंडे की मदद से उस लकड़बग्घे को वहां से भगा दिया। ऐसा करके उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि बुजुर्ग को भी बचा लिया। बताया गया कि इस हमले में बुजुर्ग घायल हो गए। एनसीपी नेता छगन भुजबल को अदालत से राहत मिल गई। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने भुजबल और उनके भतीजे को महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोपों से बरी कर दिया। इससे पहले छगन भुजबल पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2005-2006 में एक कंपनी को नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए बिना ही टेंडर दे दिया था। इस कंपनी ने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया था। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। कंगना रनौत को जावेद अख्तर के मानहानि केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। कंगना ने अपने खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक महिला की हत्या के आरोप में उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का शराब पीने की वजह से अपनी मां से झगड़ा हुआ था। इसी के बाद उसने 1 सितंबर को अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में बनने वाली राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का मॉडल रद्द कर दिया और इस मामले में इंजीनियरों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों को विश्वविद्यालय का मॉडल राजा महेंद्र प्रताप के रुतबे के हिसाब से ऐतिहासिक और वैभवशाली बनाने का निर्देश दिया। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लगा दी गई। इस दौरान एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा वहां विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा निकालने पर भी रोक रहेगी। दिल्ली के मोती नगर में एक मकान की 3री मंजिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची पुलिस को त्रिलोचन सिंह का शव बेहद खराब हालत में मिला। कनाडा जाने वाले थे। 1 सितंबर को बताया जा रहा है कि वो दिल्ली आए थे और यहाँ पर कुछ युवकों के साथ यहाँ पर रहे थे। मकान के चप्पे चप्पे की छानबीन के बाद आगे की जांच के लिए वहां एफएसएल की टीम को बुलाया गया। पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे। डेथ अभी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज इट इज अ डीकंपोज्ड बॉडी। पोस्टमार्टम में क्लैरिटी है। कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत के केस को सुलझाने में जुट गई। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव अभियान को तेज करने के लिए एक बार फिर यूपी के दौरे पर पहुंची है। इस दौरे में प्रियंका गांधी की सलाहकार कमेटी चुनाव कमेटी के साथ बैठक होगी, जिसमें वो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा करेंगी। प्रियंका गांधी की कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी, जिसमें वो हर गांव कांग्रेस अभियान की समीक्षा करेंगी। यूपी में इस समय कांग्रेस ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए ग्राम सभा अध्यक्ष और कमेटियों का गठन किया जा रहा है और उसमें शामिल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी मिल रहा है। प्रियंका गांधी इस प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान के पहले चरण की समीक्षा भी करेंगी। भारतीय वायुसेना में बराक 8 मिसाइल सिस्टम शामिल कर लिया गया। ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो जमीन पर तैनात किया जाता है और हवा में मार करता है। इसके लिए राजस्थान के जैसलमेर में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर चीफ आरकेएस भदौरिया को इस मिसाइल की चाबी सौंपी। हवा में कई दुश्मनों पर एक साथ हमला करने में सक्षम इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होते ही समा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को इस आधुनिक मिसाइल सिस्टम की 18 यूनिट मिलनी है, जिनमें अभी केवल 1 दी गई है। इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है, 70 किलोमीटर तक की मार कर सकती है और पहली फायरिंग यूनिट जैसलमेर में इस वक्त जो है तैनात की गई है। इस मौके पर राजनाथ सिंह का जोश भी हाई दिखा। यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये एयर डिफेंस सिस्टम रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है, जो कि सीमा पार से आने वाले किसी भी खतरे को आसमान में तुरंत नष्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें एक खास सेंसर लगा है जिसकी मदद से दुश्मन को ढूंढकर उसे खत्म किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 70 किलोमीटर तक है, यानी कि जो भी मिसाइल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन
इसके 70 किलोमीटर के दायरे में आएंगे, ये समझो कि उनको खत्म कर सकता है, उनका खात्मा पक्का है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाना हो तो इसकी रेंज 70 किलोमीटर से बढ़कर 110 किलोमीटर हो जाती है। इसकी एक खूबी यह भी है कि 360 डिग्री तक इसके सेंसर काम करते हैं और पूरा सिस्टम घूम जाता है। ऐसा मानो कि एक गोले का पूरा चक्कर काट लेता है ये सिस्टम। मतलब किसी भी तरफ से कोई हमला हो तो दुश्मन बराक को भेद नहीं पाएगा, और इसी खासियत की वजह से वो अपने दायरे में आने वाले कई दुश्मनों पर भी एक साथ हमला कर सकता है। दुश्मन भी एक आध नहीं, बराक मिसाइल का डिफेंस सिस्टम पूरे 16 टारगेट पर एक साथ 24 निशाने दाग सकता है। यह मिसाइल सिस्टम इतना आधुनिक और छोटा है कि इसे कम समय में किसी भी जगह पर तैनात किया जा सकता है। गुजरात के जूनागढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। भाई बांध के ओवरफ्लो होने से उसका पानी आसपास के गांव में घुस गया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में बांध का पानी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता नजर आया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से बांध की झील में इतना पानी भर गया कि वो ऊपर से बहने लगा। ये पानी बहकर आसपास के गांव तक पहुंच गया। तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहां सैकड़ों बीघे खेत भी पानी में डूब गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने तालिबान की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस बार काबुल में तालिबान की सत्ता को चुनौती देने का जिम्मा कुछ महिलाओं ने उठाया, जिनकी अगुवाई में सैकड़ों लोग काबुल की सड़कों पर उतरे। कुछ ही दूरी पर तालिबान के हथियारबंद आतंकियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और उन्हें गोलियों से मारने की धमकी दी। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही महिलाएं भी बंदूकों के आगे डट गईं। उन्होंने तालिबान को चुनौती दी कि वो महिलाओं के सिर पर गोली मारें, नहीं तो उन्हें आगे जाने दें। उन महिलाओं की हिम्मत के आगे हथियारबंद आतंकी भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही वो महिलाएं आगे बढ़ीं तो पीछे खड़ी भीड़ में भी जैसे जान आ गई। वो भी नारे लगाते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की एक और कोशिश की गई। इस बार तो सभी लोग तालिबान की बंदूकों के आगे डट गए। न तो तालिबान की धमकी उन्हें रोक पाई और न ही गोलियों का डर। और इसीलिए ऐसे विरोध प्रदर्शनों से डरी तालिबान की सरकार ने वहां नया फरमान जारी कर दिया। सरकार गठन के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी और यह फरमान जारी कर दिया कि प्रदर्शन से पहले लोगों को तालिबान सरकार की इजाजत लेनी होगी। इतना ही नहीं, लोगों को प्रदर्शन से 24 घंटे पहले सारी जानकारी तालिबान सरकार के साथ साझा करनी होगी। इस जानकारी में प्रदर्शन का मकसद, उसमें लगने वाले नारे, प्रदर्शन की जगह और समय, सब कुछ बताना होगा। तालिबान ने यह फरमान ऐसे वक्त में जारी किया जब उसके खिलाफ अफगानिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। 18 सितंबर को बीजेपी अयोध्या में ओबीसी मोर्चे की एक बैठक करेगी। बीजेपी अयोध्या में 18 सितंबर को ओबीसी मोर्चे की एक बैठक करेगी, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बताया गया कि बैठक में यूपी के सभी ओबीसी सांसद और विधायक शामिल होंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी अपने यूपी दौरे के आखिरी दिन आज बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने साफ किया कि तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर सभी पार्टियों के साथ 25 सितंबर को एक बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर बनाई गई हवाई पट्टी का उद्घाटन हो गया। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंचे। उद्घाटन से एक दिन पहले इस हवाई पट्टी पर कई लड़ाकू विमानों ने ट्रायल किया, जिसके अगले दिन दोनों मंत्रियों सीडीएस बिपिन रावत और एयर चीफ आरकेएस भदौरिया की मौजूदगी में हाईवे पर बनी इस हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया। इससे पहले वो लोग खुद एक विमान से वहां पहुंचे, जिसने उसी हाईवे पर लैंड किया। हाईवे के 4 किलोमीटर के हिस्से पर बनाई गई इस हवाई पट्टी को देश की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। दुश्मन को किसी भी देश को जंग में अगर घुटने पे लाना है तो उनकी एयरफोर्स को सबसे पहले टारगेट करना होता है, और ऐसे में सबसे पहले टारगेट किया जाता है रनवे को। एक एक कर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी पर उतरे और फिर वहीं से दोबारा उड़ान भी भरी। सुखोई जो है इस एयर स्ट्रिप पे लैंड कर चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि ऐसी कोशिशों की वजह से हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। भारत अपनी एकता, संप्रभुता
और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। बताया गया कि इस हवाई पट्टी को हाईवे का रखरखाव करने वाली संस्था NHAI और एयरफोर्स ने मिलकर तैयार किया है। राजस्थान के टोंक में उठा हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इसे सदन में उठाने की तैयारी में दिखी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐसी किसी भी शिकायत से साफ इनकार कर दिया। दरअसल वहां हिंदू समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों से डर होने की बात कहते हुए 2 दिन पहले प्रदर्शन किया, जिसमें मालपुरा इलाके के कई लोग हाथों में पोस्टर लिए सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आए। यहां मौजूद करीब 200 घरों में अभी ये पोस्टर चिपके दिखे, जिनमें पीएम और मुख्यमंत्री उनकी मांग पूरी करने की अपील की गई। राजस्थान बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी संगीन है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में इसे सदन में ले जाने का फैसला लिया गया है। वहाँ के जो विधायक हैं कन्हैयालाल चौधरी, उन्होंने पूरी इसकी रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष को दी है और आने वाले समय में सदन में हम किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को लाएंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऐसे किसी भी मुद्दे की जानकारी होने से मना कर दिया गया। सरकार पूरे राजस्थान को सुरक्षा दे रही है। राजस्थान में अब तक इस तरह का मुद्दा नहीं हुआ। भोपाल गैस कांड में विधवा हुई महिलाओं की पेंशन फिर शुरू की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस कांड में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं की पेंशन फिर शुरू कर दी। करीब 2 साल पहले पिछली कांग्रेस सरकार ने ये पेंशन बंद कर दी थी। शिवराज सिंह चौहान आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी गरीब कल्याणी बहनों को हम फिर से जिंदगी भर पेंशन देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के बीच बैठकर उनसे बात की और उनका हौसला बढ़ाया। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हवाई सेवा में राज्य को बड़ी सौगात मिली। वहां अगले 100 दिनों में कुशीनगर एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू हो जाएगी, जबकि जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। पहला हवाई अड्डा कुशीनगर का उत्तर प्रदेश में ये 255 करोड़ का हवाई अड्डा होगा। फिल्मों में पैसा लगाने वाले बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला की मुंबई के जेजे अस्पताल में मौत हो गई। उन्हें ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। स्पेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन चुकी है। वहां जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि इस आग की वजह से 600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसे बुझाने में मलाका प्रांत के सैकड़ों दमकल कर्मी दिन रात जुटे दिखाई दिए। इस काम में कई हेलीकॉप्टर भी लगाए गए, क्योंकि जंगल के इन हिस्सों में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में कई हेलीकॉप्टर आसमान से आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। इस बीच लगातार चल रही तेज हवाओं ने हालात को और बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आग से उठ रहा धुएं का गुबार भी जंगल के आसपास के इलाकों में फैलता चला गया। यही वजह रही कि 600 से ज्यादा लोगों को अब तक वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया।